मौलवी ने इस्पारा पढ़ाते वक्त मेरी छाती दबाना शुरू कर दी क्योंकि मेरी छाती बहुत बड़ी थी। मेरे मौलवी को एक बार मना किया, लेकिन फिर मुझे मजा आने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मौलवी का हाथ आगे बढ़ता गया। फिर एक दिन मौलवी ने नीचे लिटाकर, मेरा नाम रुकैया है और मेरी बेटी का नाम मिसबा है। उसकी उम्र उस वक्त 17 साल थी। जब वो मैट्रिक में थी, मेरी बेटी स्कूल से आती तो रोज उसकी सहेली हुमैरा भी हमारे घर आ जाती। हुमैरा सुबह के वक्त स्कूल और शाम को मस्जिद जाया करती थी। दरअसल मस्जिद में मदरसा भी बना हुआ था और वो हाफिजा बन रही थी, और इसी वजह से वो रोज मुझे कहती कि इसे मेरे साथ भेज दिया करें, हमारे कारी साहब बहुत अच्छे हैं, वो उसे भी पढ़ा दिया करेंगे। हुमैरा बहुत अच्छी थी, वो हर वक्त निकाब में रहती और अपने साथ साथ मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखती थी। हुमैरा ने मुझे बताया कि उसने 20 पारे हिफ्ज कर लिए हैं और अब वो चाहती है कि मेरी बेटी भी हाफिजा बन जाए, इसलिए उसकी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवर जाएंगे। हुमैरा की तो बात बिल्कुल ठीक थी, मगर मैं अभी मिसबा को मदरसा नहीं भेजना चाहती थी। मैंने हुमैरा से कहा कि तुम मेरी बेटी को मस्जिद ले जाने के बजाय यहाँ घर पर ही सबक दे दिया करो, वो तुमसे कुरान पढ़ लिया करेगी। तब वो कहने लगी कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, मैंने खुद जिनसे पढ़ा है, मैं इन कारी साहब के पास से उसे लेकर जाऊंगी। ये बहुत खुशकिस्मत होगी, कारी साहब बहुत अच्छे और बहुत ही नेक इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आप बेवा हैं, अपनी बच्ची को लेकर परेशान रहती हैं, आमतौर पर किसी पर भी भरोसा नहीं करती होंगी, लेकिन आप यकीन रखें, मैंने अल्लाह का कलाम हिफ्ज कर रखा है, हम लोग ऐसे वैसे नहीं हैं, मैं आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर मुतमईन हो गई थी। उसने मुझसे कहा कि कल से ये कारी साहब के पास पढ़ने जाएगी, तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? मैंने कहा नहीं बेटी, मुझे भला क्या इतराज हो सकता है, मैं कभी तुम पर शक नहीं करूंगी। तुम मेरी बेटी को जहां ले जाओ। मैं क्या जानती थी कि हुमैरा का कसूर ही ना हो, आगे मेरी बेटी के कसीम में लिखी काली किसके चेहरे पर लगकर ही रहेगी। मैंने अपनी बेटी को जाने की इजाजत दे दी। अगले ही दिन वो बुरखा ओढ़कर मौलवी साहब के पास पढ़ने चली गई। मेरी बेटी बहुत शरीफ सी थी, मगर जब से वो मस्जिद जाने लगी थी, शाम को आकर अक्सर खोई खोई से रहने लगी थी। एक शाम तकरीबन 5 बज गए थे, अभी तक मेरी बेटी नहीं आई थी। मुझे परेशानी होने लगी कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। मैंने हुमैरा को फोन किया कि मेरी बेटी घर क्यों नहीं आई। वो कहने लगी कि आज मौलवी साहब इसे ज्यादा सबक पढ़ा रहे थे, इसी वजह से इसे देर हो गई होगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं इसको लेकर ही घर आऊंगी। हुमैरा ने मुझे तसल्ली दे दी थी। मेरी बेटी शाम की 6 बजे घर दाखिल हुई तो वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मुझे लगा जैसे बहुत ज्यादा थक गई हो। क्या हुआ है बेटी, मैंने उसे संभालते हुए कहा, तो वो लखड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। अम्मा मुझे पानी ला कर दो, उसने थकी हुई आवाज में कहा था। मैंने देखा हुमैरा मेरी बेटी से सरगोशियों में कुछ बातें कर रही थी। अब मिसबा ने अपना हुलिया ठीक कर लिया था। अम्मी जान, बस मुझे जरा थकावट हो गई थी, काफी देर गुजर गई थी। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं, तुम एक नेक काम के लिए जाती हो, मुझे तुम पर भरोसा है। ये बात सुनकर हुमैरा की आंखों में चमक सी आ गई और कहने लगी, आंटी अगर आप इजाजत दे तो आज रात को मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। लगता है कि मिसबा बहुत थक गई है, मैं रात को इसे सबक याद करवा दूंगी, वरना कल कारी साहब इसे फिर रोक लेंगे। ये सुनकर मैं खुश हो गई। भला एक लड़की के अपने घर रुकने पर मुझे क्या इतराज हो सकता था। मैंने खुशी खुशी उसे रुकने की इजाजत दे दी। वो मेरी बेटी के कमरे में ही सो गई थी। उन लोगों ने कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा दिल किया कि मैं जाकर अपनी बेटी के कमरे में देखूं। मैंने देखा तो कमरे की रोशनी जल रही थी। मैं खुश हो गई कि शायद मेरी बेटी कुरान पाक की तिलावत कर रही होगी, मगर मैंने देखा वो दोनों कुछ बदली बदली सी लग रही थी। हुमैरा बोली कि आंटी मुझे अभी घर जाना पड़ेगा, बहुत देर हो रही है, आप इसको शाम के वक्त कारी साहब के पास भेज दीजिएगा। मैंने उसे काफी कुछ सिखा दिया है। मैं हुमैरा पर अंधा भरोसा कर बैठी थी। शाम को मिसबा कहने लगी कि अम्मी मैं कारी साहब के पास जा रही हूँ। मैंने देखा आज उसने जरूरत से ज्यादा ही खुद को ढांप रखा था। उसने सर से पांव तक खुद को यूं छुपा रखा था जैसे वो मस्जिद में नहीं बल्कि बाजार में जा रही हो। मैंने उसे रोका टोका नहीं था और ना ही मैंने मजीद तफ्तीश की थी। उसके जाने के बाद मुझे बेचैनी होने लगी। 2 घंटे ही गुजरे थे कि मैंने हुमैरा को फोन कर दिया। उससे कहा कि मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई। वो कहने लगी आज इससे देर हो जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। शाम के 6 बजे थे। अब तो मेरे हाथ पांव फूलने लगे। वो अभी तक घर नहीं पहुंची थी। परेशानी में मैंने दिल में तहैया कर लिया कि आज के बाद इसे कारी साहब के पास नहीं जाने दूंगी। कुछ देर गुजरी थी कि मैंने हुमैरा को फिर से फोन कर दिया, मगर उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मुझे और ज्यादा परेशानी होने लगी।
हुमैरा के अलावा मुझे किसी का यहाँ नहीं पता था, ना ही मैं ये जानती थी कि मेरी बच्ची कुरान पढ़ने कहाँ जाती है। खुदा खुदा करके पढ़ने 15 मिनट के बाद हुमैरा ने मेरा फ़ोन उठा लिया। उसने मुझसे बात की। मैंने पूछा कि मेरी बच्ची कुरान पढ़ने कहाँ जाती है। उसने मुझे मस्जिद का पता बता दिया तो मैं खुश हो गई। दिल में एक सुकून सा उतरा। मैं मस्जिद जाकर खुद पता करके आती हूँ। मगर जैसे ही वहां पहुंची तो मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाजा बंद था। ये देखकर तो मैं परेशान हो चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। या अल्लाह, मेरी बेटी कहाँ गई होगी, इसे अपनी हिफाजत में रखना। मैं दीवाना वार इधर उधर देखने लगी। मस्जिद का दरवाजा बंद हो चुका था। अब शायद वो ईशा के वक्त ही खुलना था। मेरी परेशानी की इंतहा न रही कि मैं ईशा तक यहीं बैठकर इंतजार करूंगी। इतने में आसपास के लोगों से मैं पूछ लूं कि यहाँ पर मौलवी अकबर नामी कोई शख्स था जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता था, आज कहाँ चला गया है। यही सोचकर मैं बैठी हुई थी, वहां से एक आदमी गुजरा, मुझे देखकर रुक गया। पूछने लगा, क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं। मैंने उसे सारी बात सुना दी। उसे कहा कि मौलवी अकबर के पास मेरी बेटी पढ़ने के लिए आती थी, आज वो घर नहीं गई, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मौलवी अकबर को ढूंढ रही हूँ, मुझे मौलवी अकबर नहीं मिल रहा है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा गया। उसने हैरत से मुझे देखा और फिर बोला, आप मौलवी अकबर के पास अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेजती थी। वो बहुत हैरत से मुझसे ये सवाल कर रहा था। जी हाँ, पढ़ने के लिए ही भेजती थी, वरना मैं अपनी जवान बच्ची को मस्जिद में क्यों भेजती। आपको तो पता है आजकल के हालात इतने खराब हैं। बहन, आपको ये मशवरा किसने दिया कि मौलवी अकबर के पास अपनी बेटी को भेजें। भाई साहब, मैं तो उसकी सहेली की बातों में आ गई। उसने मुझसे कहा था कि मौलवी अकबर के पास अपनी बच्ची को पढ़ने के लिए भेज दो, क्यों कोई परेशानी की बात है। नहीं बहन, परेशानी की तो कोई बात नहीं है, लेकिन इतना कहकर वो आदमी खामोश हो गया था। मगर मुझे शक था कि ज़रूर वो कोई ना कोई बात मुझसे कहना चाहता है, लेकिन शायद वो मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। वो कहने लगा, ठीक है, मैं कारी अकबर के बारे में पता करता हूँ। बहन जी, क्या आपकी बेटी के पास मोबाइल फ़ोन है। मैंने कहा, नहीं। मैंने साफ साफ मना कर दिया मैं कि मेरी बेटी के पास फ़ोन तो नहीं है, अलबत्ता उसकी एक सहेली है जिसका नाम हुमैरा है, उसका मुझसे राब्ता रहता है, और वही मेरी बेटी को कारी साहब के पास लेकर गई थी। वो आदमी मुझसे वादा करके चला गया कि मेरी बेटी के बारे में ज़रूर पता लगाएगा। तकरीबन ईशा की नमाज से थोड़ी देर पहले वो वापस आया और कहने लगा, बहन, कारी अकबर तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, क्यों ना हम थाने चलकर आपकी बेटी की रिपोर्ट दर्ज करवा दें। मैं इस बात पर राजी नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी बेटी की बदनामी नहीं करवाना चाहती थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने का मतलब यही था कि मेरी बेटी की गुमशुदगी का पता सारे इलाके को चल जाता। ऐसे में क्या करती, मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल पैदा हो चुकी थी। मैंने कहा कि चलें ठीक है, हम थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं, मगर इस बात का किसी को पता ना चले। उस शख्स ने मुझसे वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगा। थाने पहुंचकर मैंने अपनी बेटी की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई और फिर मैं वापस मस्जिद आ गई। अभी तक कारी अकबर का कुछ पता नहीं चल सका था। मैंने सोचा कि मैं हुमैरा के घर जाऊंगी और मैं अपनी बेटी के बारे में उससे पूछूंगी, क्योंकि वही मेरी बेटी को कारी साहब के पास लेकर आई थी। मैंने उससे फ़ोन किया। मैंने उससे कहा कि बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है। तब वो कहने लगी कि उसका घर बहुत दूर है। मुझे उसकी बात सुनकर उस पर शक हुआ था कि वो मेरी बेटी को कारी साहब के पास छोड़कर खुद कहीं और चली गई थी। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। उसने मुझे घर आने से साफ मना कर दिया। कहने लगी, मेरे अम्मी अब्बू सो रहे होंगे, मैं नहीं चाहती कि आप उनको तंग करें, मैं कल आपसे मिलूंगी। इतना कहकर उसने नंबर बंद कर दिया था। मगर मुझे परेशानी हो रही थी कि हुमैरा मुझे अपने घर का पता क्यों नहीं बता रही। खैर, खुदा का शुक्र है, जिस आदमी ने मेरा केस थाने में दर्ज करवाया था वो ताल्लुकात वाला आदमी था। उसने मुझसे पूछा, क्या हुमैरा सिर्फ इस नंबर पर राब्ता करती है। मैंने उसे वो नंबर दे दिया। वो लेकर थाने चला गया था। थाने जाने के बाद मालूम हुआ कि वो नंबर हुमैरा का ही था। फिर हुमैरा के नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। यूँ हमें उसके घर का पता चल गया था। हम लोग जब उसके घर पहुंचे तो हुमैरा ने दरवाज़ा खोला था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अगर तुम अपनी खाला के घर नहीं थी तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, तुम भी इस मामले में मुलविस हो। मैंने उसे ज़बरदस्ती बात उगलवाने की कोशिश की तो वो मुझ पर ही चढ़ दौड़ी कि मैं तुम्हारी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तुमने अपनी मर्जी से उसे मदरसे भेजा था। मैं तो तुम्हारी बेटी का भला सोच रही थी, मुझे क्या पता था कि तुम मेरे पीछे ही पड़ जाओगी। रही बात कारी अकबर की, तो मैं तुम्हें बता दूं,
मैं तुम्हारी बेटी की जिद करने पर कारी अकबर के पास लेकर गई थी। मैंने पुलिस को बताया कि ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। उसने मुझे कहा था कि कारी अकबर इसका भी उस्ताद है, इसने इसी से कुरान पाक की तालीम मुकम्मल की है। मैंने तो कुरान पाक का आज तक एक भी पारा नहीं पढ़ा, क्यों आप झूठ बोल रही हैं? उस लड़की ने ये बात की तो मेरा दिमाग चकरा गया था। मैंने पुलिस वालों को बताया कि इसने अपना हाफिजा कुरान होने का दावा किया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने उसे जेल जाने की धमकी दी तो उसने सब कुछ उगल दिया। कारी अकबर का पता भी दे दिया, उसका नंबर भी हमारे हवाले कर दिया। हमारे पास सिर्फ अकबर का फ़ोन नंबर और उसके घर का पता था। पुलिस ने तफ्तीश की तो मौलवी अकबर का नंबर ऑफ जा रहा था, और ये बात भी बड़ी हैरानकुन थी कि मौलवी अकबर तो शहर की मस्जिद में पढ़ाता था, वो हमारे गांव की मस्जिद में नहीं पढ़ाता था। अब मेरी बेटी कहाँ थी, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे। खैर, पुलिस ने मौलवी अकबर का पता लगा ही लिया था। पुलिस वाले मुझे लेकर उसी गाँव पहुँच गए जहाँ पर कारी अकबर रूपोश हुआ था, और मेरी बेटी भी गुमशुदा थी। मुझे भी पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया था, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं घर बैठकर अपनी बेटी के आने का इंतजार करती। मोहल्ले का वो शख्स भी मेरे साथ था जिसे मुझसे काफी हमदर्दी थी, और पहले भी मेरी कई बार मदद करता आया था। मैं उस फरिश्ते के साथ बैठे कारी अकबर को ढूंढने निकल पड़ी थी। कारी अकबर को ढूंढना बहुत मुश्किल था। बिल आखिर हम उसके ठिकाने पर पहुंच गए थे। मुझे तो हुमैरा ने बताया था कि कारी अकबर एक ही सफेद पोश शख्स है, मगर जब मेरी नजर उसके घर पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। घर के बाहर एक बड़ा सा बाग था, और घर में नौकर चाकर भी घूम फिर रहे थे। घर के दरवाजे के बाहर एक चौकीदार भी बैठा हुआ था। चौकीदार को देखकर मैं हैरान हुई थी। कारी अकबर के तो कई मुलाजिम थे जिनसे वो अपनी खिदमतें करवाता था, फिर उसे इतनी मामूली सी फीस पर मेरी बेटी को कुरान पाक पढ़ाने की क्या पड़ी थी। हम लोगों ने घर के दरवाजे खोलने की कोशिश की। चौकीदार ने कहा कि कारी अकबर ने इस बात की इजाजत नहीं दी, आप इनका इंतजार करें, वो आएंगे तो आपसे खुद ही बातचीत कर लेंगे। मुझे लग रहा था कि कारी अकबर पुलिस को देकर भाग जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद हमारी उससे मुलाकात हो गई थी। मैं उसकी दमाद और ढिठाई पर हैरान थी। वो मेरी बच्चे के गुम होने का जिम्मेदार था। कारी अकबर मेरे सामने बैठा था। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वो 25 साल का शख्स था। आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, उसने अदब से सलाम करते हुए मुझसे कहा था। तब मैं उस पर बरस पड़ी कि उसने मेरी बेटी को कहाँ गायब किया है। मैंने तो आपकी बेटी को गायब नहीं किया, आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं तो मिल लें। कारी अकबर की बात सुनकर मुझे धचका लगा था। कहाँ मिलूं और कैसे मिलूं? वो तो शाम के बाद मस्जिद से आई ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। खुदारा ऐसा ना करो, तुम्हारे घर में भी माँ बहनें होंगी, तुम्हारी माँ भी होगी, तुम्हें ऐसा करना जेब नहीं देता। तुमने मेरी बेटी को तालीम की गर्ज से बुलाया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया है? अकबर ने मेरी बात सुनकर कोई खास असर नहीं लिया। देखिए, अगर आप अपनी बेटी से मिलना चाहती है तो मिलें, लेकिन मैं इसे यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दे सकता। अकबर की ढिठाई और उसकी जुर्रत देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। तुम होते कौन हो मेरी बेटी को रोकने वाले? मैं उसे खुद मिलूंगी। बेशक वो आपकी बेटी है, लेकिन अब वो आपसे नहीं मिलेगी। उसने सब कुछ बता दिया है। आप उस पर जुल्म करती हैं। आपकी बेटी आपके मुजालिम से और आपकी हरकतों से तंग आकर मेरे पास पनाह लिए हुई है, इसलिए आप इसे चाहें भी तो नहीं लेकर जा सकती हैं। मैं अदालत में आप पर केस करूंगा। आपने अपनी बेटी पर जुल्म किया है, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना उसका हक है। उसने ये बात करके मुझे हैरान परेशान कर दिया था। मैंने पुलिस वालों को कहा कि ये झूठ बोल रहा है, मगर वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे वो सच बोल रहा हो। मैंने उससे अपनी बेटी से मिलने की दरख्वास्त की। मैं जानती थी कि जब मैं अपनी बेटी से मिलूंगी तो वो मुझे की सारी हकीकत बता देगी और मेरे साथ चल पड़ेगी। फिर अकबर को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मुझे अपनी बेटी से पूरी उम्मीद थी कि वह ऐसा ही कहेगी। शायद वह इस दरिंदे से डर गई होगी, क्योंकि ये उसे अगवा करके लाया था। लेकिन जब मैं अपनी बेटी से मिली तो उसके चेहरे पर अपने लिए नाराजगी देखकर मैं हैरान रही रह गई थी। अम्मी, आप मेरे पास क्यों आई हैं? मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ। मैंने अकबर से निकाह कर लिया है, अब ये मेरे शौहर हैं। ये जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर मेरे सर पर तो एक पहाड़ टूट पड़ा था। मैं अपनी बेटी को फटी फटी आंखों से देखने लगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या जुल्म कर दिया कि तुम इस लफंगे के साथ मिलकर मुझे जलील करके यहाँ चली आई हो? अम्मी, आप तमीज से बात करें, इन्हें लफंगा मत बोलें, वो मेरा शौहर है। मिसबा के मुंह से ये अल्फाज सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया था। तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? सिर्फ निकाह करने से ये आदमी तुम्हारा शौहर नहीं बन सकता। मेरी भी मंजूरी ज़रूरी है। आपको ये बात किसने कही है? मैंने आपसे कई बार पूछा था मेरी शादी कहाँ करेंगी, तब आपने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी खाला के घर करूंगी। आप अपने चक्करों में थी, क्योंकि खाला का बेटा सरकारी जॉब करता था, मगर मुझे अकबर से ही
शादी करनी थी। मैं अपनी बेटी की बातें सुनकर बहुत हैरान थी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। अब मैं हुमैरा से पूछना चाहती थी कि उसने मेरी बेटी को अकबर के चक्करों में क्यों फंसाया था और एक हफ्ते बाद ही वो अकबर के साथ भाग निकली थी। मगर हुमैरा ने जो बातें मुझे बताई उन्हें सुनकर मुझे हुमैरा से और अपनी बेटी से नफरत होने लगी। भला अपनी माँ को कोई इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अकबर इसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता था। अकबर कभी कभी तबलीगी जमात के साथ हमारे गाँव आता था। इस बार भी कुछ दिन के लिए आया तो मैं हुमैरा मेरी बेटी को उसके पास लेके जाने लगी। बहाना तो यही था कि वो कुरान पढ़ने आ रही है, लेकिन उसने मिलते ही सारी बातें मेरे खिलाफ कर दी और ये भी कहा कि उससे निकाह करना चाहती है और मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया कि मैं उसे गलत रास्ते पर चलाती हूँ। तब अकबर ने नेकी की नीयत से मेरी बेटी से निकाह कर लिया, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी मेरे बारे में इतनी गलीज बातें भी कर सकती है। वो मेरे बुढ़ापे का सहारा थी, मेरी उम्मीद थी, लेकिन इन सब बातों के बाद मुझे अपनी औलाद से सख्त मायूसी हो गई थी। अब मैंने उससे मिलना भी छोड़ दिया है। हुमैरा को भी पुलिस वालों ने आज़ाद कर दिया था क्योंकि इस सब में मेरी बेटी का कसूर था। मगर अब अकबर चाहता है कि मैं अपनी बेटी को माफ़ कर दूं और उसके साथ सुलह कर लूं, लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं ज़िंदगी भर अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखूंगी। अब आप ही मुझे बताएं कि मैंने सही फैसला किया है या गलत। मेरी बेटी ने मुझे जीते जी मार दिया था। मैं आज तक हैरान हूँ, मैंने उसकी परवरिश ऐसे नहीं की थी, फिर वो किसकी बातों में आ गई थी। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा कि इस उम्र में मुझे क्या करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।